हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए ना, अपनी पढ़ाई वगैरह भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। बेटा इस चैप्टर की लास्ट क्लास में हमने बात करी थी किसके बारे में? हमने बात करी थी नर युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में, यानी हमने बात करी थी परागकण के विकास के बारे में। हमने समझा था कि कैसे एक लघु बीजाणु से कैसे एक परागकण बनता है। आज की क्लास में हम लोग परागकण से संबंधित कुछ शब्दावली के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे परागकण बैंक क्या होता है, ठीक है, परागकण की जीवन क्षमता क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यानी कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में बात करेंगे ना, जो किससे संबंध रखती हैं, जो परागकण से संबंध रखती हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करते हुए भी जाइएगा, ठीक है। तो चलो इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भैया परागकण एलर्जी को, ठीक है। तो आप भी साथ साथ हेडिंग लगाएंगे भैया, परागकण एलर्जी। ठीक, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पॉलन एलर्जी, ठीक है। देखिए, पॉलन एलर्जी से आप सब लोग परिचित अभी नहीं होंगे, लेकिन एलर्जी से आप सब लोग परिचित होंगे कि एलर्जी क्या होती है, ठीक है। तो परागकण एलर्जी क्या है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत संवेदी होते हैं, उन संवेदी लोगों में परागकण के कारण भी एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी एलर्जी को हम क्या कहते हैं? परागकण एलर्जी कहते हैं, ठीक है। तो परागकण एलर्जी क्या है? कुछ संवेदी लोगों में जिनमें परागकण के कारण एलर्जी उत्पन्न होती है, और ऐसे एलर्जी को हम क्या कहते हैं? परागकण एलर्जी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखते हैं भैया कि कुछ संवेदी लोगों में परागकण के कारण एलर्जी हो जाती है। एलर्जी हो जाती है परागकण के कारण उत्पन्न इसी एलर्जी को ही हम क्या कहते हैं? परागकण एलर्जी कहते हैं। परागकण के कारण उत्पन्न इसी एलर्जी को परागकण एलर्जी कहा जाता है। परागकण एलर्जी कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को परागकण की एलर्जी हो जाती है तो क्या होता है। देखो, किसी एक व्यक्ति को परागकण की एलर्जी होती है ना, उसको श्वास संबंधी रोग होते हैं। कैसे रोग होंगे? श्वास संबंधी रोग होंगे। उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, जैसे ब्रोंकाइटिस एक बीमारी होती है, ठीक है। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं, ब्रोंकस क्या होता है, ठीक है। तो जो आपकी ब्रोंकाइटिस वगैरह है, उन ब्रोंकियोल्स में क्या आ जाता है भैया? सूजन आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस हो गया है। तो ये परागकण ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी कॉज कर सकते हैं आपके फेफड़ों में, या फिर अस्थमा जैसे रोग को भी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि जिन व्यक्तियों में परागकण एलर्जी होती है, परागकण एलर्जी होती है, उनमें क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्या है? दीर्घ अवधि श्वसन रोग। दीर्घ अवधि श्वसन रोग का मतलब क्या है? ऐसे श्वसन रोग जो लंबे टाइम तक रहते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अस्थमा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
ठीक है। तो इसका मतलब कि पॉलन एलर्जी खतरनाक होती है कुछ लोगों के लिए, जिनमें जो बहुत ज़्यादा संवेदी होते हैं, जिनमें क्या होती है, परागकण एलर्जी होती है, उन लोगों में ये खतरनाक हो सकती है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारी कॉज करती है। ये हो गई बात बेटा। अच्छा, ये परागकण एलर्जी सबसे ज़्यादा साल भर में सबसे ज़्यादा कब होगी? जब पौधों का पुष्पकाल होता है ना, यानी फ्लावरिंग पीरियड होता है, उस टाइम पर ये ज़्यादा होती है। जब पौधों में फूल आने का सीजन होता है ना, उस टाइम पर ये ज़्यादा होती है। फूल आएगा, फूल विकसित होगा, फूल में ही क्या होते हैं भैया, फूल में ही आपके परागकण विकसित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और लिख सकते हैं कि यह एलर्जी पुष्पन काल यानी फ्लावरिंग पीरियड में सामान्य होती है। यानी सबसे ज़्यादा कब होगी बेटा? ये आपको जब फूल खिलने का सीजन आएगा ना, उस टाइम पर ये वाली एलर्जी होती है, आपको सबसे ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, इसका एग्जांपल बता दीजिए सर, कोई ऐसा पौधा जिसके परागकण के कारण हमें क्या होती हो, परागकण एलर्जी होती हो। तो हाँ बेटा, इसका एग्जाम्पल है। जैसे देखो बेटा, जैसे हमारे पास क्या है, पार्थेनियम है। क्या है हमारे पास? पार्थेनियम को क्या कहा जाता है? पार्थेनियम को सामान्य भाषा में गाजर घास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थेनियम को क्या कहा जाता है? गाजर घास कहा जाता है। क्यों गाजर घास कहा जाता है भैया? इसकी पत्तियां जो होती हैं ना, वो गाजर की पत्तियों से मैच करती हैं, इस वजह से गाजर घास कहा जाता है। अब पार्थेनियम के जो परागकण है ना भैया, पार्थेनियम के जो परागकण है वो क्या करने की क्षमता रखते हैं? वो परागकण एलर्जी करने की क्षमता रखते हैं। इनके परागकण क्या कराते हैं? आपको परागकण एलर्जी कराते हैं। ठीक है, अब पार्थेनियम क्या है, कहाँ से आया? पहली बात तो पार्थेनियम क्या है? एक तरीके की घास है, यानी एक तरीके का क्या है, पौधा है। कौन से कुल का पौधा है? तो कंपोजिटी कुल का पौधा है। ठीक है, आपका पार्थेनियम कौन से कुल का है? ये कंपोजिटी कुल का पौधा है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, जितने भी आपके आवृत बीजी पौधे हैं ना, उन आवृत बीजी पौधों को अलग अलग फैमिलीज में डिवाइड कर दिया गया है, उनके समानताओं और असमानताओं के आधार पर। आवृत बीजी पौधों को समानताओं और असमानताओं के आधार पर आपने क्या किया? अलग अलग फैमिली में डिवाइड कर दिया। तो उन्हीं में से एक फैमिली है कंपोजिटी। ठीक है, जैसे सोलेनेसी, लिलिएसी, रोजेसी, ये सब क्या है? अलग अलग फैमिली हैं। वैसे ही उसमें एक फैमिली है कंपोजिटी कुल का जो पौधा है ना, कौन है इसमें? एक पार्थेनियम है। यानी पार्थेनियम कंपोजिटी कुल का पौधा है, जिसके परागकण क्या कराते हैं? परागकण एलर्जी कराते हैं। अब सर, ये पार्थेनियम आया कहाँ से? आपकी एनसीईआरटी में एक बात लिखी है कि जब भारत ने अमेरिका से गेहूँ आयात किया था, यानी अमेरिका से जब भारत ने गेहूं खरीदा था, उस टाइम पर अमेरिका के गेहूं के साथ में पार्थेनियम कहाँ आ गया था? इंडिया आ गया था। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक बात नोट डाल के कि जब भारत ने यूएसए का मतलब है अमेरिका, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। एक मिनट बेटा, ऐसे लिख देते हैं इसको। जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से गेहूं का आयात किया था, उसी समय भारत में अमेरिका से क्या आ गया? अमेरिका से गेहूं आ गया। सॉरी, अमेरिका से गेहूं नहीं आ गया बेटा, अमेरिका से पार्थेनियम आ गया। पार्थेनियम गेहूं के साथ आ गया। ठीक, अमेरिका में बेटा एक प्रोग्राम चला था जिसको कहते थे PL-480 करके एक प्रोग्राम चला था। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका से गेहूं आया था भैया भारत। ठीक है, तो उसी गेहूं के साथ में क्या आ गया था? पार्थेनियम अमेरिका से इंडिया में आ गया। फिर इंडिया में आने के बाद भारत के सभी कोनों में फैल गया। ठीक है, गेहूं हर जगह गया होगा, भारत के हर कोने में गेहूं गया होगा अमेरिका का, तो उसी के साथ पार्थेनियम भी भारत के हर कोने में पहुंच गया। अब आप देखो, भारत के हर कोने में आपको पार्थेनियम मिल जाएगा। ठीक है, तो पार्थेनियम के परागकण जो है ना, वो पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। और हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें क्या होती हैं? इनसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती हैं, श्वसन संबंधी रोग होते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस और जैसे अस्थमा। ब्रोंकाइटिस क्या है? जो हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं, यानी जो हमारी श्वसनिकाएं हैं, श्वसनिकाओं में जलन और सूजन,
जलन और सूजन वगैरह आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अस्थमा क्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अस्थमा क्या है, सांस लेने में परेशानी है, सांस लेने में परेशानी। ठीक है, तो इस तरीके की समस्याएं हमारे उत्पन्न हो जाते हैं किसके, परागकण के कारण। तो ये हो गई हमारी पॉलन एलर्जी। अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा पहला टर्म था। अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे टर्म के बारे में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे परागकण को एक खाद्य पदार्थ के रूप में, परागकण एक खाद्य पदार्थ के रूप में। ठीक है, देखो बहुत सारे ऐसे देश हैं बेटा, खास करके जो आपके पश्चिमी देश हैं। पश्चिमी देशों में कौन आता है, जैसे आपके अमेरिका आ गया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली। रूस को भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में आ जाता है। आप जर्मनी कह दो, आप फ्रांस कह दो, आप इटली कह दो, ये सारे क्या हैं बेटा, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में परागकण को ना एक फूड सप्लीमेंट यानी एक खाद्य या फिर आहार संपूरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बेटा, कुछ प्रमुख पश्चिमी देशों में, पश्चिमी देशों जैसे इंग्लैंड में, जैसे इंग्लैंड में परागकण को खाद्य या आहार संपूरक, आहार संपूरक, इसको हम लोग कहते हैं भैया फूड सप्लीमेंट। क्या कह रहे हैं इसको, फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों उपयोग किया जाता है भाई, ऐसा क्या है? देखो पहली बात तो आहार संपूरक क्या है, आप खाना खाते हो, खाने के साथ साथ में आप कुछ अन्य पोषक पदार्थ लेने का प्रयास कर रहे हो। कोई एक ऐसा पदार्थ खा रहे हो जो बहुत सारा आपको पोषक पदार्थ दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक आदमी है, ये क्या कर रहा है बेटा, ये खाना खा रहा है, यानी ये क्या ले रहा है, फूड ले रहा है। फूड के साथ साथ में ये एक और मटेरियल ले रहा है। ये क्या है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो रिच है किसमें, जिसमें क्या है, पोषक पदार्थ की अधिकता है, जिनमें क्या है, पोषक पदार्थ है। तो खाने के अतिरिक्त ये जो अन्य पदार्थ ले रहा है जिसमें क्या है, पोषक पदार्थ है ना, इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे फूड सप्लीमेंट, यानी ये है आपका आहार संपूरक। ठीक है, ये क्या है भैया, आहार संपूरक है। ठीक है, तो आहार संपूरक के रूप में किसका इस्तेमाल कर रहे हो, परागकण का। तो इसका मतलब परागकण के अंदर भी बहुत सारे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये मान लीजिए आपका एक परागकण है, परागकण कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक है, ये क्या है, एक परागकण है। इस परागकण के अंदर, परागकण के अंदर आपको प्रोटीन दिख जाएगा। इस परागकण के अंदर आपको वसा का कुछ पार्ट दिख जाएगा। इस परागकण के अंदर आपको विटामिन्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो अब आप बताइए कि परागकण के अंदर पोषक पदार्थ है कि नहीं है, पोषक पदार्थ है। तो परागकण को खाद्य संपूरक यानी फूड सप्लीमेंट के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये अभी जो परागकण को हम फूड सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया में इतना बहुत ज़्यादा यूज़ इसका होता नहीं है। कुछ महानगरों में हो सकता है, बड़े बड़े शहरों में, बट अभी नॉर्मल इसका इस्तेमाल नहीं होता। इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ज़्यादा, इसका प्रमुख पश्चिमी देशों जैसे इंग्लैंड में। आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पर आपको एक ऐसा रैपर दिखेगा जिसमें पॉलन टैबलेट्स होंगी। ठीक है, और उस पॉलन टैबलेट में नीचे कहीं पर देखोगे आप ना, तो आपको इंग्लैंड लिखा दिखाई देगा। यानी पॉलन टैबलेट्स वगैरह का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, पश्चिमी देशों में। तो ये जो परागकण को इस्तेमाल कर रहे हैं हम खाद्य पदार्थ के रूप में, ये कैसे करते हैं, तो परागकण को जो ये फूड सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, परागकण को हम लोग टैबलेट्स या फिर सिरप के फॉर्म में ले रहे हैं। किस फॉर्म में, टैबलेट या फिर सिरप के फॉर्म में। तो यहाँ पर लिखते हैं परागकण को आहार संपूरक के रूप में, आहार संपूरक के रूप में टैबलेट्स और सिरप के रूप में लिया जाता है। टैबलेट और सिरप के रूप में लिया जाता है। ठीक है,
यानी परागकण के हमें क्या उपलब्ध हैं, टैबलेट उपलब्ध हैं और सिरप उपलब्ध है। अब ध्यान से सुनिएगा भैया कि परागकण को इतना ज़्यादा उसमें पोषक पदार्थ होता है, तो परागकण किसे दिया जाता है, तो परागकण ज़्यादातर जो धावक होते हैं यानी जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं ना उनको दिया जाता है, या फिर रेस के जो घोड़े होते हैं ना उनकी एफिशिएंसी को, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या देते हैं, हम उनको पॉलन टैबलेट्स या फिर पॉलन सिरप देते हैं। तो लिखो पॉलन टैबलेट्स या पॉलन सिरप, पॉलन टैबलेट्स यानी परागकण के टैबलेट्स या फिर सिरप जो हैं ये एथलीटों व रेस के घोड़ों को उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए दिए जाते हैं। घोड़े को उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए दिए जाते हैं, कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई किसकी भैया, ये बात हो गई हमारे परागकण एक खाद्य पदार्थ के रूप में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि परागकण की जीवन क्षमता क्या होती है, परागकण की जीवन क्षमता। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारे परागकण की जीवन क्षमता, परागकण की जीवन क्षमता। इसको हम लोग कहते हैं पॉलन वाइबिलिटी। क्या होती है पॉलन वाइबिलिटी? ठीक है, आइए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक फ्लावर है, ये परागकोश है, इस परागकोश से बाहर निकला हुआ है क्या, एक परागकण। यहाँ पर कोई एक दूसरा फ्लावर है, ये उसका क्या है, वर्तिकाग्र है, ये हिस्सा। अब ये परागकण यहाँ से चलकर कहाँ पहुँचेगा, इसके वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा, इसके वर्तिकाग्र पर पहुँच गया। चलो यहाँ पर इसको हम ब्लू कलर से बना लेते हैं। यहाँ पर कहाँ पहुँच गया, वर्तिकाग्र पर पहुँच गया। वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद क्या होगा, देखो परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुँचता है ना, ये परागकण कुछ ऐसे होता है भैया। ठीक है, जब ये वर्तिकाग्र पर पहुँचता है ना, इसके अंदर से एक ऐसे ट्यूब बाहर आती है। अब वो कैसे बाहर आएगी, वो बात की बात है, जब हम लोग निषेचन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए क्या देख रहे हैं कि इस परागकण के अंदर से एक ट्यूब बाहर आ रही है, इस ट्यूब को हम कहते हैं परागनली। क्या करें भैया, इसको हम कह रहे हैं परागनली। परागकण से, ये आपका परागकण है, परागकण से परागनली का बनना क्या कहलाता है, ये कहलाता है परागकण का अंकुरण। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक परागकण है जिसके अंदर अंकुरण की क्षमता है, मेरे पास एक परागकण है जिसके अंदर अंकुरण की क्षमता है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा परागकण है जो परागनली बना सकता है। मेरे पास एक ऐसा परागकण है जो जिसके पास अंकुरण की क्षमता नहीं है, तो इसका मतलब वो परागनली नहीं बना सकता। ठीक है, तो अगर परागनली बना रहा है तो इसका मतलब परागकण में अंकुरण की क्षमता है, नहीं बना रहा है तो उसमें अंकुरण की क्षमता नहीं है। ये बात समझ आई? अब ये बात समझ आई है तो आगे चलते हैं। अब ये परागकण यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब यहाँ पहुँचने के बाद इसके अंदर क्षमता होती है कि ये क्या बनाता है, ऐसे परागनली बनाता है। ठीक है, सवाल ये है कि यहाँ पहुँचने के बाद, इस वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद कितने टाइम तक ये परागनली बनाने की क्षमता रखता है। क्या आज पहुँचा है तो क्या 10 दिन बाद तक क्षमता रखेगा, या फिर 1 साल बाद इसका अंकुरण क्या संभव है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि परागकण की जीवन क्षमता क्या है। वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद परागकण जितने टाइम तक, जितने समय तक परागनली बनाने की क्षमता रखता है, यानी अंकुरण की क्षमता रखता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परागकण की जीवन क्षमता कहते हैं। परागण की प्रक्रिया के बाद यहाँ पर इसका यहाँ से यहाँ जाना क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ जाने की प्रक्रिया, ये आपका परागण है। परागकण का यहाँ से वर्तिकाग्र तक जाना क्या है, परागण है। परागण की प्रक्रिया के बाद वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर कोई परागकण जितने टाइम तक परागनली बनाने की क्षमता रखता है, उसी समय को हम क्या कहते हैं, परागकण की जीवन क्षमता कहते हैं। जैसे अब यही परागकण है, ये परागकण यहाँ आने के बाद लगभग 30 मिनट तक, कितने मिनट तक, 30 मिनट तक परागनली बनाने की क्षमता रखता है, तो इसकी जीवन क्षमता कितनी है, 30 मिनट है। अगर 3 घंटे तक ये परागनली बनाने की क्षमता रखता है कि अगले 3 घंटे तक ये परागनली बना सकता है, तो इसकी जीवन क्षमता कितनी है, 3 घंटे है। अगर ये 1 महीने तक बना सकता है तो इसकी जीवन क्षमता कितनी है, 1
1 महीने है। अगर ये 1 साल तक क्षमता रखता है यहाँ आने के बाद कि वो पराग नली बना सकता है, तो इसकी जीवन क्षमता कितनी है? 1 साल है। ठीक है, तो कोई परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचने पर जितने समय तक पराग नली बनाने की क्षमता रखता है या परागकण का अंकुरण करने की क्षमता रखता है ना, उसी समय को हम क्या कहते हैं? परागकण की जीवन क्षमता कहते हैं। ये परागण लिखा है बेटा, इसको लिख लो परागकण। हिंदी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है बेटा। परागकण हैबिट नहीं है बट ध्यान रखना पड़ता है। परागकण की जीवन क्षमता। ठीक है, बाई मिस्टेक ये हो गया था बेटा, इसको ठीक कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब परागकण की जीवन क्षमता क्या है? किसी परागकण द्वारा, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, वह समय जिसमें कोई परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद पराग नली बनाने की क्षमता रखता है। पराग नली बनाने की क्षमता रखता है। पराग नली बनाने की क्षमता रखता है या अंकुरण, परागकण का अंकुरण करने की क्षमता रहता है। परागकण का अंकुरण करने की क्षमता रखता है। अंकुरण करने की क्षमता रखता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे परागकण की जीवन क्षमता कहा जाता है। उसे परागकण की जीवन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, वही क्या है? पॉलिन वाइबिलिटी है। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे इस क्लास को आप ऑलरेडी देख चुके हो। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा, अगर यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप, मैं बोलते भी जा रहा हूँ साथ साथ में, आप उसके आधार पर आप नोट्स में लिखते भी जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर बाई मिस्टेक क्या लिख गया था? परागण लिख गया था, उसको आप परागकण बना लीजिएगा। ठीक है, परागण परागकण बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है थोड़ा सा, तो आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे बेटा। कुछ ऐसे परागकण होंगे जिनकी जीवन क्षमता कम होगी, यानी वो बहुत कम समय तक पराग नली बनाने की क्षमता रखते होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत लंबे टाइम तक बनाने की क्षमता रखते होंगे। तो जैसे हम लिखते हैं बेटा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा इसको रेड कलर में कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे अलग बना लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है? हमारे पास धान है, धान के पौधे हैं। ठीक, हमारे पास गेहूं के पौधे हैं, गेहूं के पौधे हैं। इनकी जो पॉलन वाइबिलिटी है, ठीक, यानी परागकण की जो जीवन क्षमता है ना, वो कितनी होती है? वो होती है भैया लगभग 30 मिनट की। ठीक है, कितनी होती है? लगभग बेटा 30 मिनट की होती है। कुछ ऐसे हैं, कुछ फैमिली ऐसी हैं, देखो लिखता हूँ मैं, कुछ कुल के पौधे जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रोजेसी की। रोजेसी कुल हो गया। हम बात कर रहे हैं लेग्यूमिनोसी की। हम बात कर रहे हैं सोलेनेसी की। ये 3 कुल है। लेग्यूमिनेसी के सभी पौधों में नहीं होता, लेग्यूमिनेसी के कुछ पौधों में, सब में नहीं होता लेकिन कुछ पौधों में ऐसा होता है। इन तीनों कुल के पौधों में जो पॉलन वाइबिलिटी का मतलब है परागकण की जीवन क्षमता। ये जो पॉलन वाइबिलिटी है ना, ये लगभग होती है बेटा, ये लगभग होती है महीनों तक। ठीक है, यहाँ लिख लेना कई महीनों तक।
इसकी पॉलन वाइबिलिटी क्या होती है, कई महीनों तक होती है। देखो बेटा एनसीईआरटी में जो डेटा है ना वो हमें लिखने हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम 3 फैमिली की बात कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा रफ करते हैं बेटा, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर 3 फैमिली के नाम लिख लेते हैं, हो सकता है यहाँ ना दिख रहा हो। हमने बात करी किसकी, हमने बात करी किसकी, हमने बात करी रोजेसी की, हमने बात करी लेग्यूमिनोसी की, ठीक है। लेग्यूमिनोसी के कुछ पौधे, सभी पौधों में नहीं होता ऐसे, कुछ पौधे, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी किसकी, सोलेनेसी की, हमने बात करी सोलेनेसी की, ठीक है। इन कुल के पौधों में जो पॉलन वाइबिलिटी है ना वो कितनी होती है, कुछ महीनों तक होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। देखो हमने बात करी कुछ ऐसे पौधे जिनकी पॉलन वाइबिलिटी कम होती है, यानी उनकी जीवन क्षमता कम होती है। जैसे आपके हमारे पास क्या थे, धान के पौधे थे, गेहूं के पौधे थे, लगभग 30 मिनट है। इन तीनों कुल में क्या होती है, महीनों तक होती है। तो ये बात हो गई किसकी, परागकण की जीवन क्षमता की, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक बचता है हमारा पॉलन बैंक का, ठीक है, यानी परागकण बैंक का। आप इसका स्क्रीनशॉट करें बेटा, फिर यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक लिख लेते हैं परागकण बैंक का। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए जरा बेटा। तो चलो बेटा इसको रफ करते हैं। अच्छा, पॉलन ग्रेन का आपने एक एग्जाम्पल लिखा है पार्थेनियम, अन्य उदाहरण भी लिखना है तो यहाँ पर लिख लीजिए अन्य उदाहरण, लिख लीजिए, 2 मिनट लगेगा। इसे साइड में कहीं पर जगह हो लिख ले। अन्य उदाहरण इसका क्या है, अन्य उदाहरण इसका बथुआ हो गया, ठीक है, चिनोपोडियम कहा जाता है इसको। और लिखना है इसमें तो आप ज्वार लिख लीजिए, ठीक है, जिसका नाम है सोरगम वल्गेयर, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं पॉलन बैंक के बारे में। यानी हम लोग चौथा टर्म अपना चल रहे हैं, परागकण एलर्जी पहला, परागकण एक खाद्य पदार्थ के रूप में दूसरा, जीवन क्षमता इसकी तीसरा, चौथा आ जाता है परागकण बैंक, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेटा पॉलन बैंक। क्या होते हैं परागकण बैंक, ठीक है भाई। बैंक जैसे कहते हैं ना पैसे का बैंक है तो वहाँ पर पैसा रखा जाता है, परागकण का बैंक होगा तो वहाँ पर किसको स्टोर किया जाता होगा, परागकण को स्टोर किया जाता होगा। तो क्या लिखेंगे, वो स्थान जहाँ पर परागकण का क्या किया जाता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर उन्हें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उस स्थानों को क्या कहते हो आप, परागकण बैंक कहते हो। तो क्या लिखेंगे, वे स्थान जहाँ पर परागकण को स्टोर या संचित किया जाता है, और ये स्टोर और संचित किया जा रहा है किससे, कृत्रिम रूप से। तो यहाँ पर लिख लेना कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से स्टोर या संचित किया जाता है, उसे परागकण बैंक कहा जाता है। अगर दिख रहा है तो ठीक है बेटा, नहीं तो इसको हम फिर से लिख देते हैं यहाँ से, यहाँ से। चलो अच्छा पूरा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो। वह स्थान जहाँ पर परागकण को कृत्रिम रूप से संचित या संरक्षित किया जाता है, उस स्थान को पॉलन बैंक कहा जाता है। पॉलन बैंक, जिसको आप क्या कह रहे हो, परागकण बैंक, उसे हम क्या कहते हैं, परागकण बैंक कहते हैं। अच्छा, कैसे स्टोर करते हैं, यहाँ पर जो परागकण को स्टोर कर रहे हैं ना, हम लेते हैं नाइट्रोजन गैस को,
ठीक है। गैस को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं। जब गैस का तापमान हम बहुत कम कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाती है, द्रव में। तो हमने लिया नाइट्रोजन गैस और उसका तापमान इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि कम करते करते हम लोग पहुँच गए -196 यानी -196 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गए। -196 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन किस में चेंज हो गई है, द्रव में। और उस द्रव के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हम परागकण को रख दे रहे हैं ताकि उसका क्या किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो क्या लिखते हैं कि परागकण बैंक में, परागकण बैंक में परागकण को -196 डिग्री सेल्सियस पर, -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव नाइट्रोजन, किसमें, नाइट्रोजन में, द्रव नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, क्यों संरक्षित करते हैं, संरक्षित करने का कारण हो सकता है, संरक्षित करने के कारण क्या हैं, तो आप कारण ऐसे लिख सकते हो, परागकण कैसे संरचना है, परागकण अगुणित संरचना है। तो अगुणित संरचना का जो डीएनए होगा उसमें क्या होंगे, बहुत सारे जीन होंगे। तो किसी अगुणित कोशिका के डीएनए में जितने जीन होते हैं ना, उसको हम सामूहिक रूप से जीनोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसको हम जीनोम कहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं परागकण के जीनोम के संरक्षण के लिए, यहाँ पर लिख लेना परागकण के जीनोम के संरक्षण के लिए, या फिर बाद में हम लोग प्लांट ब्रीडिंग हम लोग क्या कराते हैं भैया, हम लोग प्लांट ब्रीडिंग, एक मिनट बेटा आँख में पता नहीं क्या चला गया है, हम लोग कराते हैं प्लांट ब्रीडिंग प्रयोग। तो प्लांट ब्रीडिंग प्रयोग में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, इन्हीं पॉलेंस का। ठीक है, तो इन पॉलन को कहीं तो स्टोर करना होगा, तो प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन्हीं पॉलेंस का। तो इन्हीं पॉलन को स्टोर करना होगा। स्टोर हम कहाँ करते हैं बेटा, हम स्टोर करते हैं पॉलन बैंक में। पॉलन बैंक में स्टोर कैसे किया जाता है, द्रव नाइट्रोजन को जब 196 डिग्री सेल्सियस ताप पर पहुँचा देते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, इनको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक बेटा किससे संबंधित, परागकण से संबंधित शब्दावली का, जिसमें हमने सीखा परागकण एलर्जी को, हमने सीखा परागकण एक खाद्य पदार्थ के रूप में, हमने सीखा परागकण की जीवन क्षमता को, हमने सीखा परागकण बैंक को। ठीक है, आज की क्लास में इतना रखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसी पुष्प के मादा जनन भाग को। ठीक है, वहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा लंबी क्लास होगी वो वाली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।